नमस्कार। आज हम बात करेंगे फिल्म मन के प्रेत की। हमारे पास इसका एक सारांश है और हम इसकी कहानी की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी एक सफर की है जो अचानक एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेता है। डर है, रहस्य है और अतीत का साया भी। तो आज हम कहानी के अहम पहलुओं को, किरदारों के उतार चढ़ाव को और इसमें जो मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परतें हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। कहानी की शुरुआत ही, जैसे आपने कहा, तनाव और रहस्य से भरी है। एक लड़की है जो डरी हुई है, भाग रही है, और फिर एक किरदार है बेनी। वो किसी सदमे से उभरने की कोशिश में है शायद, और एकांत चाहता है। यहीं से आप कह सकते हैं कहानी का मंच तैयार होता है। और ये सफर उसे ले जाता है क्रो वैली, सुनसान वादियां। वहीं एक हादसा होता है और किरदार एक अजीब से अनजान कैबिन में पहुंच जाते हैं। और फिर शुरू होता है झूठ, लुका छिपी और बदले का खेल। तो कहानी की शुरुआत में हमने वो डरी हुई लड़की देखी। फिर फोकस आता है बेनी पर। वो परेशान है, रोजमर्रा की जिंदगी से शायद ऊब चुका है या किसी बोझ तले है। हाँ, और वो तय करता है कि साइकिल से क्रो वाली जाएगा, एकदम अकेले, दुनिया से दूर। ये जो उसका फैसला है ना, दुनिया से कट जाने का, ये काफी अहम लगता है। अक्सर ऐसा होता है कि किरदार या तो किसी चीज से भाग रहे होते हैं या कोई अंदरूनी लड़ाई चल रही होती है। ये आगे की कहानी के लिए एक तरह का संकेत है। अच्छा, तो रास्ते में बेनी एक जनरल स्टोर पर रुकता है और वहां, अरे हाँ, वही लड़की फिर दिखती है जो शुरू में डरी हुई थी और वो बेनी को घूर रही होती है अजीब तरह से। ये बस एक इत्तेफाक जैसा नहीं लगता है ना? फिल्मों में ऐसे मोमेंट्स अक्सर कहानी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उसका वहां होना और बेनी को यूं देखना इशारा है कि आगे कुछ होने वाला है, इनके रास्ते टकराएंगे। और टकराते भी हैं। क्रो वैली के रास्ते पर ही बेनी की साइकिल का टायर फट जाता है और तभी पीछे से एक कार आती है, वही कार, और टक्कर मार देती है। और कार से वही लड़की निकलती है। ये टक्कर ही कहानी का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब देखिए लड़की का बर्ताव। पहले डरती है, फिर बेनी की धड़कन सुनती है और फिर उसे अपनी कार में डाल लेती है। समझ नहीं आता मदद कर रही है या कोई और इरादा है। यहाँ शक पैदा होता है। हाँ बिल्कुल। वो बेनी को एक सुनसान से कैबिन में ले जाती है, खिड़की तोड़कर अंदर घुसती है। घर में धूल जमी है, लगता है जैसे बरसों से कोई आया गया नहीं। बेनी को जब होश आता है, सिर में चोट है, हाथ में दर्द, और उसे कुछ याद ही नहीं कि वो वहां पहुंचा कैसे। पूरी तरह लाचार। याददाश्त खोना और एक अनजान सुनसान जगह पर घायल होना, ये तो थ्रिलर फिल्मों का एक जाना माना सेटअप है। अब बेनी पूरी तरह उस लड़की पर निर्भर है और यहीं से रहस्य और डर दोनों बढ़ जाते हैं। उस लड़की का कंट्रोल शुरू होता है। बेनी होश में आकर पूछता है, भाई मैं यहाँ कैसे? तो लड़की झूठ बोल देती है। हाँ, साफ झूठ। कहती है कि तुम रास्ते में बेहोश मिले थे और ये मेरे अंकल का कैबिन है, और ये भी कि यहाँ फोन का नेटवर्क नहीं है। बाहर की दुनिया से एकदम काट दिया। ये पहला बड़ा झूठ है और सवाल उठता है वो सच क्यों छुपा रही है? क्या सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से घबराई हुई है या कोई गहरा राज है? उसका बेनी को ऐसे अलग थलग कर देना उसके इरादों को और ज्यादा संदिग्ध बना देता है। बेनी दर्द से परेशान है, मदद मांगता है। ग्रेटा डॉक्टर तो है नहीं, पर बेनी के बताने पर उसकी हड्डी बांधती है, पट्टी करती है। लेकिन इस सब के दौरान वो खुद भी बहुत डरी हुई, घबराई हुई सी लगती है। हाँ। और तभी हमें पहली बार उसके अंदर क्या चल रहा है उसकी झलक मिलती है। कुछ आवाजें सुनती है वो। एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो अपनी माँ से झगड़ रही है और खिड़की के बाहर कोई डरावना साया देखती है। बाद में वो अपना नाम बताती है, ग्रेटा। यही कहानी इशारा करती है कि ग्रेटा की अपनी उलझनें शायद सिर्फ इस एक्सीडेंट तक ही सीमित नहीं है। ये आवाजें, ये फ्लैशबैक, वो डर, ये सब उसके अतीत के किसी गहरे सदमे या शायद किसी मानसिक अस्थिरता की तरफ इशारा कर रहे हैं। और वो साया, क्या वो सच है या उसके डरे हुए मन की कल्पना? ये कहानी में एक साइकोलॉजिकल लेयर जोड़ता है। बेनी बार बार कहता है कि अस्पताल जाना है, पर ग्रेटा टालती रहती है। कभी कहती है गाड़ी नहीं है, कभी कहती है अस्पताल बहुत दूर है। बातचीत में ग्रेटा के अतीत के बारे में और पता चलता है कि वो डिप्रेशन में है, दवाइयां नहीं ले रही। उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई भूत जैसा साया। अच्छा। और अब इस कैबिन में वही पुरानी आवाजें फिर से उसे सुनाई दे रही हैं, और वो आवाजें उसे बेनी को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसा रही हैं। देखिए, यहाँ डिप्रेशन को सिर्फ एक मूड स्विंग की तरह नहीं दिखाया गया। ये एक गंभीर मानसिक हालत है जिसमें शायद पैरानोया है, आवाजें सुनाई दे रही हैं।
अब सवाल यह है कि ये भूत या आवाजें क्या हैं? क्या ये उसकी बीमारी का हिस्सा है या कहानी में कोई सुपरनैचुरल एंगल भी है? चिंता की बात यह है कि ये आवाजें अब उसे हिंसा के लिए उकसा रही हैं। ये स्थिति को बहुत खतरनाक बना देता है। और खतरा बढ़ता भी है। रसोई में ग्रेटा उन आवाजों के असर में आ जाती है, चाकू उठा लेती है और बेनी के कमरे की तरफ जाती है। एक पल को तो लगता है बस अब हमला कर देगी, बाप रे। लेकिन फिर अचानक रुक जाती है, जैसे खुद पर काबू पा लिया हो। वो भागकर अपने कमरे में जाती है, तकिए में मुंह छुपाकर चीखती है, उन आवाजों से लड़ रही है वो। ये दिखाता है कि उसके अंदर कितना जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। एक हिस्सा है जो उन आवाजों के काबू में है, जो शायद उसके दुख या गुस्से या बदले की भावना से जुड़ी है, लेकिन दूसरा हिस्सा अभी भी लड़ रहा है। वो पूरी तरह हारना नहीं चाहता, पर वो बिल्कुल किनारे पर खड़ी है। अगली सुबह बेनी अब थक चुका है। वो खुद ही मदद ढूंढने बाहर निकलता है। सुनसान इलाका है, कुछ नहीं मिलता। तभी उसे जंगल में थोड़ी दूर पर एक कार दिखती है। कौन सी कार? वही कार जिससे एक्सीडेंट हुआ था, ग्रेटा की कार। अच्छा। वो वापस आता है, ग्रेटा को बताता है, पर ग्रेटा ऐसे नाटक करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। अब बेनी का शक पक्का हो जाता है। ये एक अहम मोड़ है। अब शक्ति का जो संतुलन था वो थोड़ा बदल रहा है। बेनी अब सिर्फ लाचार शिकार नहीं है, वो सवाल कर रहा है, सच जानने की कोशिश कर रहा है। ग्रेटा का झूठ अब टिकने वाला नहीं है। बेनी घर में चाबियां ढूंढने लगता है और वो उसे मिल जाती हैं ग्रेटा के कमरे की दराज में। मिल गई। उधर ग्रेटा जंगल में है, उन्हीं आवाजों से जूझ रही है। तभी वो देखती है कि बेनी कार की तरफ जा रहा है। वो भागकर घर आती है, देखती है चाबियां गायब हैं। उसका गुस्सा भड़क जाता है। हाँ, अब तो उसे लगेगा कि वो पकड़ी जाएगी। आवाजें उसे और उकसाती हैं। वो अलमारी से बेसबॉल बैट निकालती है और बेनी के पीछे भागती हैं। चाबियों का मिलना ग्रेटा के लिए खतरे की घंटी है। डर और गुस्सा मिलकर उसे और भी ज्यादा आक्रामक बना रहे हैं। वो आवाजें जैसे उसके गुस्से को हवा दे रहे हैं। ग्रेटा बेनी को चिल्लाकर कहती है, कार से दूर रहो। बेनी शायद उसकी धमकी को सीरियसली नहीं लेता और ग्रेटा पूरी ताकत से बैट उसके सिर पर दे मारती है। बेनी बेहोश। ओह, तो उसने हमला कर ही दिया। हाँ, वो उसे घसीटकर वापस घर लाती है, रसोई में चादर बिछाती है, उसे कुर्सी पर बैठाती है और इस बार टेप से अच्छी तरह बांध देती है। अब स्थिति पूरी तरह पलट गई है। ग्रेटा अब सिर्फ शक के घेरे में नहीं है, वो एक अपहरणकर्ता बन चुकी है। बेनी पूरी तरह उसके कब्जे में। जो मददगार लग रही थी, उसका असली चेहरा सामने आ गया है। अब पता चलेगा कि उसका असली मकसद क्या है। बेनी को होश आता है। वो हैरान है, बंधा हुआ है। पूछता है, तुम ये क्यों कर रही हो? पैसे चाहिए तो ले लो। लेकिन ग्रेटा पर जैसे जुनून सवार है। वो हथौड़ा उठाती है, उसे धमकाती है, कहती है अपना असली नाम बताओ वरना हाथ तोड़ दूंगी। डरा हुआ बेनी अपना असली नाम बता देता है, डेविड। डेविड, ये है वो नाम, कहानी का सबसे बड़ा राज। डेल नाम सुनते ही आवाजों का और तेज हो जाना। साफ है कि ग्रेटा का सारा मकसद इसी नाम से, इसी आदमी से जुड़ा है। ये कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं था, ये प्लान्ड था। डेविड नाम सुनते ही ग्रेटा जैसे अपना दिमागी संतुलन खो बैठती है। वो आवाजें उस पर पूरी तरह हावी हो जाती हैं। और वो हथौड़े से डेविड के हाथ पर जोर से वार कर देती है, बुरी तरह घायल कर देती है। हे भगवान! डेविड दर्द से चीखता है और उसकी चीख इतनी तेज होती है कि वो आवाजें अचानक बंद हो जाती हैं। ग्रेटा को जैसे होश आता है, उसे एहसास होता है कि उसने क्या कर दिया है। वो खुद डर जाती है। हिंसा का ये पल दिखाता है कि ग्रेटा ने अपना कंट्रोल पूरी तरह खो दिया था। वो उन प्रेतों के वश में आ गई थी, लेकिन होश आने पर उसका पछताना, ये उसके अंदर के द्वंद्व को दिखाता है। उसके अंदर की इंसानियत अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है। वो इस हिंसा से खुद भी डरी हुई है। और इसके बाद ग्रेटा डेविड को एक तस्वीर दिखाती है अपनी बहन की, और डेविड को सब याद आ जाता है एकदम से। ग्रेटा उसी लड़की की बहन है जिसे डेविड ने 8 साल पहले इसी क्रो वैली में कार से टक्कर मारकर मार दिया था। तो ये है वजह, बदला 8 साल पुराना हिट एंड रन। हाँ, डेविड घबरा जाता है, बहाने बनाने लगता है, कहता है गलती उसकी बहन की थी, वो साइकिल गलत चला रही थी और जब मैं रुका तो वो मर चुकी थी। अच्छा, वो कह रहा है मर चुकी थी, लेकिन ग्रेटा का क्या मानना है? यहीं पर विरोधाभास है। डेविड का वर्जन अलग, ग्रेटा का अलग। अतीत की परतें अब खुल रही हैं। ग्रेटा गुस्से में चिल्लाती है, झूठ बोल रहे हो तुम। वो जिंदा थी, मदद के लिए चिल्ला रही थी, पर तुम डर कर भाग गए। वो कहती है, तुम उस रात नशे में थे, तुम्हें क्या याद होगा? नशे में था। ये बात डेविड की गवाही को बहुत कमजोर कर देती है। और तभी वो आवाजें फिर लौट आती हैं, पहले से भी ज्यादा जोर से। वो आवाजें चीख चीख कर कहती हैं कि डेविड ही उसकी जिंदगी की हर मुश्किल की जड़ है,
उसे खत्म कर दो। नशे में होने की बात से लगता है शायद डेविड वाकई सच छुपा रहा है या उसे ठीक से याद ही नहीं है। और ये आवाजें, अब वो डेविड को सिर्फ उसकी बहन का कातिल नहीं मान रही, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी की हर परेशानी का जिम्मेदार ठहरा रही हैं। ये ग्रेटा के टूटे हुए मन की हालत है। ये आवाजें शायद उसके अपने गहरे दुख, अकेलेपन और गुस्से का ही रूप है। ग्रेटा फिर से हथौड़ा उठा लेती है। लगता है बस अब डेविड का खेल खत्म। तभी बाहर एक ट्रक की आवाज आती है। फिर कोई आ गया। हाँ, उस कैबिन का मालिक। ग्रेटा बाहर जाती है, फिर वही झूठ। एक्सीडेंट हो गया, मदद चाहिए, लिफ्ट दे दो। मालिक को अंदर जाने से रोकने की कोशिश करती है। एक और बाहरी दखल। क्या ये डेविड के लिए बचने का मौका है या ग्रेटा के लिए एक और मुश्किल? कहानी में टेंशन बढ़ता जा रहा है। पर मालिक चालाक है। वो ग्रेटा के कपड़ों पर खून के धब्बे देख लेता है। ओहो। उसे शक हो जाता है। वो ग्रेटा को धक्का देता है और अंदर घुस जाता है। इससे पहले कि वो रसोई में बंधे हुए डेविड को देख पाता, ग्रेटा वही बेसबॉल बैट उठाती है और उसके सिर पर मार देती है। अरे नहीं, एक और। हाँ, इस बार चोट बहुत गहरी थी। खून बहने लगता है। मालिक वहीं मर जाता है। ग्रेटा को फिर होश आता है। उसे एहसास होता है कि अब वो हत्यारिन भी बन गई है। स्थिति अब बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। अनजाने में ही सही, पर ग्रेटा अब एक और मौत की जिम्मेदार है। हर कदम उसे और गहरे अंधेरे में धकेलता जा रहा है। बदले की आग उसे कहाँ ले आई है? इस हादसे के बाद ग्रेटा पूरी तरह टूट जाती है। वो मालिक की लाश वहीं छोड़ देती है, अपनी बहन की तस्वीर लेकर एक कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। और इसी मौके का फायदा डेविड उठाता है। उसे भागने का मौका मिल जाता है। फर्श पर उसे एक चाकू दिखता है। वो खुद को कुर्सी से गिराता है, चाकू उठाता है और अपनी रस्सियां काटने की कोशिश करता है। ग्रेटा का ये इमोशनल ब्रेकडाउन डेविड के लिए एक मौका बन गया। क्या वो इस बार भाग पाएगा? काफी मशक्कत के बाद वो एक हाथ खोल लेता है, फिर मुंह से टेप हटाता है, दूसरा हाथ पैर। काउंटर पर ग्रेटा की कार की चाबियां रखी थीं, वो उठाता है और बाहर भागता है। चलो, आजाद तो हुआ। लेकिन किस्मत देखो, कार फिर स्टार्ट नहीं होती। अरे यार। तभी ग्रेटा को आहट होती है। वो देखती है डेविड गायब है। वो समझ जाती है कि वो कार के पास गया होगा। वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है। एक और कोशिश नाकाम। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज डेविड को वहीं रोक कर रखना चाहती है। अब तो आमना सामना होकर रहेगा। डेविड जंगल में भागकर छिप जाता है। ग्रेटा उसे ढूंढ रही है, साफ है कि मारने के इरादे से। पेड़ के पीछे छुपा हुआ डेविड। उसे फिर वो 8 साल पहले की रात याद आती है। कैसे नशे में गाड़ी चलाते हुए उसने साइकिल सवार लड़की को टक्कर मारी थी। वो होश में थी, मदद मांग रही थी। हाँ। पर वो पुलिस के डर से उसे वहीं छोड़कर भाग गया था। उसे आज भी शर्मिंदगी है, पर वो मरना नहीं चाहता। डेविड का ये कबूलनामा, चाहे वो मन में ही कर रहा हो, बहुत अहम है। ये ग्रेटा के इल्जाम को सही साबित करता है। वो जानता है कि उसने बहुत गलत किया था। उसकी ये शर्मिंदगी और जीने की इच्छा, इसके बीच का तनाव उसके किरदार को और गहरा बनाता है। जब उसे लगता है कि ग्रेटा दूर चली गई है, वो पेड़ के नीचे से निकलता है और तभी उसे याद आता है, अरे वो मालिक तो ट्रक से आया था। हाँ। ट्रक। वो सोचता है ट्रक लेकर भागता हूं। वो वापस घर की तरफ जाता है, चाबियां ढूंढने। जैसे ही वो घर पहुंचता है, सामने ग्रेटा खड़ी है। ओहो। उसके हाथ में चाकू है और उसी चाकू पर लटकी हैं ट्रक की चाबियां। फाइनल शोडाउन। अब कोई रास्ता नहीं बचा। भागने का आखिरी जरिया भी ग्रेटा के पास। डेविड को लड़ना ही होगा। डेविड हिम्मत करके चाबियां छीनने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उठता है, ग्रेटा चाबियां एक तरफ फेंक देती है और चाकू से उस पर हमला कर देती है। हमला? दोनों गिर जाते हैं। हाथापाई होती है। ग्रेटा उसे मारने की कोशिश करती है। डेविड खुद को बचाता है। इसी कश्मकश में डेविड ग्रेटा पर काबू पा लेता है। वो चाकू छीनना चाहता है, लेकिन ग्रेटा जबरदस्ती चाकू उसी की तरफ बढ़ाती है और इसी छीना झपटी में चाकू ग्रेटा के पेट में घुस जाता है। क्या ग्रेटा को लग गया? हाँ, वो गिर जाती है। एक और त्रासदी। विडंबना है ये तो। बदला लेने आई थी और खुद ही हिंसा का शिकार हो गई। क्या ये डेविड की आत्मरक्षा थी या एक और अनजाने में हुई मौत? डेविड के हाथ फिर खून से रंग गए, चाहे अनजाने में ही सही। डेविड जल्दी से ट्रक की चाबियां उठाता है, ट्रक की तरफ भागता है। ट्रक स्टार्ट करता है, निकलने ही वाला होता है, लेकिन इस बार वो रुक जाता है। रुक गया? क्यों? उसे एहसास होता है ग्रेटा शायद वो अभी जिंदा हो। उसे अपनी 8 साल पुरानी गलती याद आती है। वो कायरता, वो भाग जाना। वो फैसला करता है कि इस बार वो किसी को मरने के लिए छोड़कर नहीं भागेगा। ये डेविड के किरदार में एक बहुत बड़ा बदलाव है।
शायद उस रात की शर्मिंदगी उसे कचोट रही थी, या मालिक की मौत उसने देखी, या ग्रेटा की ये हालत। कुछ तो बदला है उसके अंदर। वो शायद प्रायश्चित करना चाहता है, या कम से कम वही गलती दोहराना नहीं चाहता। वो वापस घर जाता है, ग्रेटा की नब्ज देखता है। वो जिंदा है। वो उसे किसी तरह कपड़े पर लिटाकर घसीटता हुआ ट्रक तक लाता है, अस्पताल ले जाने के लिए। आधा रास्ता तय करते हैं, तभी ग्रेटा को होश आता है। और होश में आते ही शायद दर्द से या कंफ्यूजन में वो अपने पेट से वो चाकू खींच लेती है। अरे नहीं, ऐसा क्यों किया? पता नहीं, शायद अनजाने में। खून तेजी से बहने लगता है। डेविड कार रोकता है, खून रोकने की कोशिश करता है, पर बहुत देर हो चुकी है। ज्यादा खून बहने से ग्रेटा की मौत हो जाती है। अंत फिर भी दुखद ही हुआ। डेविड ने कोशिश तो की, पर ग्रेटा नहीं बची। उसका वो चाकू निकालना शायद अनजाने में था, या शायद हार मानने का एक तरीका, कौन जाने। विडंबना ये है कि डेविड ने उसे बचाने की कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसे उसे 8 साल पहले ग्रेटा की बहन को बचाना चाहिए था। पर वो दोनों बार नाकाम रहा। अतीत ने पीछा नहीं छोड़ा। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, एक आखिरी मोड़ है। अंत में पता चलता है कि जो आवाजें ग्रेटा सुन रही थी, जो साया उसे दिखता था, हाँ, वो वाकई उसकी मरी हुई बहन का भूत था, जो उसे बदला लेने के लिए उकसा रहा था। सच में भूत? हाँ, और जैसे ही ग्रेटा मरती है, वो भूत सदमे में बैठे डेविड के सामने आ जाता है और फिल्म खत्म हो जाती है। तो आखिर में ये सुपरनैचुरल एंगल एकदम साफ हो गया। ये भूत असल था, या फिर ये ग्रेटा के गहरे दुख, उसके अपराध बोध और बदले की भावना का इतना शक्तिशाली रूप था कि उसने एक तरह से भौतिक आकार ले लिया? ये सोचने वाली बात है। और अब डेविड का क्या होगा? वो उस रात के भयानक अनुभव, अपने पुराने गुनाह के बोझ और अब इस भूत के साये के साथ कैसे जिएगा? तो ये थी मन के प्रेत की कहानी। डेविड का अपने अतीत से एक बहुत ही दर्दनाक सामना और ग्रेटा का बदला लेने का दुखद प्रयास। एक ऐसा सफर जो दुख, मानसिक पीड़ा और शायद किसी अलौकिक शक्ति के जाल में बुरी तरह उलझा हुआ था। कहानी अपराध बोध, बदले की भावना कितनी विनाशकारी हो सकती है और मानसिक स्वास्थ्य के संघर्ष जैसे गंभीर मुद्दों को छूती है। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि कैसे अतीत का एक गलत फैसला, एक पल की कायरता कितनी जिंदगियों को तबाह कर सकते हैं। ग्रेटा की मानसिक हालत, जिसे शायद उसकी बहन की मौत के सदमे और अकेलेपन ने और बिगाड़ दिया। डेविड का अपराध बोध, जो उसे सालों साल अंदर ही अंदर खाता रहा। और अंत में उस भूत का दिखना, ये सब मिलकर डर का एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जो मनोवैज्ञानिक भी है और अलौकिक भी। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे कर्मों का असर कहाँ तक और कब तक रह सकता है। इस कहानी को जानने के बाद मन में एक अजीब सी बेचैनी रह जाती है ना। किरदारों की लाचारी, उनके गलत फैसले और उनका वो दुखद अंत। हाँ, फिल्म तो यहाँ खत्म हो गई, पर सवाल कई छोड़ जाती है। क्या डेविड कभी इस बोझ से मुक्त हो पाएगा? और असल मन के प्रेत कौन थे? क्या वो दिखने वाला भूत था, या फिर डेविड और ग्रेटा के अपने अंदर के डर, गुस्सा और अपराध बोध के प्रेत, जिन्होंने उन्हें इस अंजाम तक पहुंचाया? ये वो सवाल हैं जो शायद देखने वाले के मन में घूमते रहेंगे।